हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइमिंग डायग्राम पढ़ा था या टाइमिंग डायग्राम को देखा था। जब हम किसी इंस्ट्रक्शन को कैसे फेच करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ठीक, अब उस टाइमिंग डायग्राम में आपने देखा था सिस्टम क्लॉक और वो सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ की थी। तो आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको पिछले लेक्चर को आपको देखना होगा और एज वेल एज उस टाइमिंग डायग्राम को आप अपने सामने रखिएगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज केवल सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो पिछले लेक्चर में मैंने टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वो आप अपने सामने रखिए, तभी आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। तो नाउ वी स्टार्ट विद डीमल्टीप्लेक्सिंग द बसेस। इसमें क्या होता है डीमल्टीप्लेक्सिंग द बसेस में? आपने देखा होगा पिछले टाइमिंग डायग्राम में क्या हुआ था। पहले हम उसको लिख लेते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग द बस। कौन सी? AD7 से लेकर और AD0 तक। ये जो आपको मालूम है कि ये AD7 और AD0 क्या है, आपको मालूम है कि मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि एड्रेस लाइन कितने बिट की होती है? एड्रेस लाइन होती है 16 बिट की। डेटा लाइन होती है या डेटा बस होती है, इसको बस भी लिख सकते हैं। डेटा बस होती है 8 बिट की। तो जब हमें ये 16 बिट भेजना होता है तो 8 बिट हम लोग ये वाले यूज़ करते हैं, ठीक है, AD0 से AD7 वाले, और बाकी इधर का ये क्लियर रहता है तो A8 से A15 ये यूज़ होता है। ठीक, अब डीमल्टीप्लेक्सिंग द बसेस में हमको यही पढ़ना है कि ये जो 8 बिट की डेटा बस है, ये जो 8 बिट हैं हमारे 8 बिट जो डेटा बस वाले हैं, वो कब एड्रेस के लिए यूज़ होते हैं और कब वही बिट डेटा के लिए यूज़ होते हैं, यही हमको पढ़ना है। और यही जो हम अलग अलग कर लेते हैं इनको, दैट इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग द बसेस। द सेम 8 बिट्स, the same place of 8 bits can be used for address bits as well as database with the help of demultiplexing। ये है इस लेक्चर का मेन पर्पस। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये होगा, आप ये सुनिए कि द नीड फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग द बस 87 to 80 is very easier to understand the टाइमिंग डायग्राम। वही जो टाइमिंग डायग्राम हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया है। ठीक, इसमें क्या, उसमें देखिए उस एग्जाम्पल में क्या था कि जो 2005 मेमोरी लोकेशन था, ये जो मेमोरी लोकेशन था मतलब ये मेमोरी का एड्रेस था जहाँ से हमको इंस्ट्रक्शन उठाना था। तो हायर ऑर्डर बिट थे ये और लोअर ऑर्डर बिट थे ये। ठीक, तो अब इसमें जो हाई ऑर्डर बस था 20H रिमेन्स ऑन द बस फॉर 3 क्लॉक। तो उसमें आपने देखा था कि जो 20H हमने जो लिखा था वो अगर नहीं हो तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए। आप देखिए वो जो रिटेन कर रहा है वो 3 क्लॉक पल्सेस के लिए T1 T2 T3 तीनों में वो आपका रिटेन कर रहा था। कौन सा? ये 20H। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि ये 3 क्लॉक पीरियड्स के लिए रिटेन कर रहा था। और जो लोअर ऑर्डर था 05S था, वो कहाँ बना हुआ था? वो आपने देखा होगा, यहाँ बना होगा। आप देख लीजिए टाइमिंग डायग्राम में। ठीक, यानी जो 05S था वो रिटेन कर रहा था केवल एक क्लॉक पल्स के लिए, T1 के लिए, और 20 रिटेन कर रहा था T1 T2 T3 तीनों के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? दिस एड्रेस नीड्स टू बी लैच्ड एंड यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द मेमोरी एड्रेस। If the bus AD7 AD0 is used to identify the memory location 2005H, the address will change to 204H after the first clock period। अब देखिए अगर इसमें हम डीमल्टीप्लेक्सिंग नहीं करेंगे तो पहले क्लॉक पीरियड के बाद ये जो 05H है ये 04H को कंसीडर कर लेगा, यानी एड्रेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2004H, जबकि हमको जाना कहाँ पे था? 2005H लोकेशन पे। ठीक है, इसीलिए डीमल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि डीमल्टीप्लेक्सिंग का यूज क्या है। अगर आप डीमल्टीप्लेक्सिंग नहीं करेंगे तो आपके जो लोअर ऑर्डर बिट है वो तो केवल एक सिस्टम क्लॉक के लिए
रिटेन कर रहा है ना। तो जैसे ही वो सिस्टम, और हायर ऑर्डर जो है तीन के लिए कर रहा है, तो जैसी पहली सिस्टम क्लॉक पूरी होगी, ये 05 जो है 04 हो जाएगा, और फिर जो एड्रेस आपका आ जाएगा वो हो जाएगा 2004, जो कि गलत है, जबकि हमको जाना है यहाँ पे। तो इसलिए डी मल्टीप्लेक्सिंग इज रिक्वायर्ड। पहली चीज ये समझ लीजिएगा अच्छी तरह, डी मल्टीप्लेक्सिंग इज रिक्वायर्ड। ये सबसे जरूरी चीज थी जो आपको बतानी थी। अब आप आ जाइए कि डी मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है और कैसे उसको हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचे तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं इसको समझने के लिए आपको लैचिंग ऑफ लो ऑर्डर एड्रेस बस समझना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें आप क्या कीजिए, पहले आप बना दीजिए, ये आपका बन गया माइक्रो प्रोसेसर 8085, क्योंकि 8085 की ही बात चल रही है अभी, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक। अब इसमें A15 से A8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एड्रेस लाइन बना दीजिए। A15 से मान लीजिए 1, ठीक है, 2, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो गई 8। ये तो हायर ऑर्डर एड्रेस बिट हो गए A15 से A8 तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब उसके बाद है कि AD7 से AD0 की हम डी मल्टीप्लेक्सिंग करनी है हमको। पहले हमने क्या किया भाई, इसके बाद हमने A7 से लेकर और A0 तक एड्रेस बस हमने बना दी लाइन्स। मान लीजिए हमने कहा AD7, AD6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये आ गया 0। इसको चाहे तो आप लिख लें, ठीक है, और चाहे तो ना लिखें। AD7 हुआ, ये AD6, AD5, AD4, AD3, AD2 और AD1, ये हो गया AD0। ये बाकी बची 8 एड्रेस लाइन है जिसको हमें डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी है, ताकि हमारा वो जो मेमोरी लोकेशन का जो गड़बड़ था वो ना हो। ठीक है। तो इसको आप चाहे तो अपना जो भी, हालांकि ये तो क्लियर ही है, फिर भी हम यहाँ पे मान लीजिए A15, A14, A13, A12, A11, A क्या हुआ 10, A9 और A8 लिख दिया हमने। ये क्या है, ये हमें मालूम है कि ये हाई ऑर्डर एड्रेस बस है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये है। अब आ जाइए यहाँ पे, इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हम 74LS373 IC यूज़ करेंगे, मतलब एक हमको लैच यूज़ करना पड़ेगा। तो लैच यूज़ करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो सब उसी में मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लैच ड्रॉ कर लेते हैं, ये, ठीक है, ये हमने बनाया एक लैच। और लैच कौन सी है, डी फ्लिप फ्लॉप है, यानी 74LS373। ये लैच का नंबर है, इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये डी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो ये डी इनपुट हो गया, ये क्यू बार हो गया। इसके साथ हमने एक ये ट्राई स्टेट लॉजिक लगाया, क्लियर। और इसका एक आउटपुट चला गया यहाँ पे, दूसरा आपका ये आ जाएगा सिग्नल यहाँ पे। सीधे कर लीजिएगा, थोड़ा फ्री हैंड ड्रॉ करने में इसमें प्रॉब्लम होती। ये हो गया, और ये हो गया अर्थिंग। ठीक। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या करती है, कैसे करती है, ये सब अभी हम लोग बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक। अभी क्या कीजिए आप कि पहले अब आप सर्किट पूरा कीजिए। तो सर्किट पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि वापस हम सेम कलर पे आते हैं। ये देखिए, ये हो गया यहाँ पे पहला इनपुट हो गया, फिर 2,
3 4 5 6 7 8, ये AD8 से लेकर सॉरी AD7 से लेकर और 0 तक हमने यहाँ पे इनपुट किया। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इस जगह पे आपको एक एनेबल सिग्नल A8 और AD7 के बीच में होगा। तो इसको मान लीजिए हम दिखाने के लिए हम इसको ले लेते हैं इस कलर से, ताकि आपको क्लियरली दिखे भी और कोई उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से एक एनेबल सिग्नल आएगा ऐसे, ठीक है, इसको हमने लिख दिया G, और यहाँ हमने लिख दिया ALE, एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल, यहाँ पे हो गया। इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दिस इज एनेबल सिग्नल। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे ये जो हमने डी फ्लिप फ्लॉप लगाया है, यहाँ पे हमको A7 से A8 तक सारे बाकी की 8 एड्रेस बिट मिलेगी। तो मान लीजिए ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, ये हमको यहाँ पे A7 से लेकर A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0, ये हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, और डेटा अगर हमको चाहिए होगा, डेटा D7 से D0 तक अगर हमको डेटा चाहिए होगा, तो डेटा तो जैसे अभी तक हम लोग निकालते आए हैं वैसे ही हम निकाल लेंगे। यहीं से इसको बाईपास कर देंगे, इस डी फ्लिप फ्लॉप को यहीं से बाईपास करके हम यहाँ से निकाल लेंगे। मान लीजिए ये आ जाएगा हमारा क्या, D7, फिर यहाँ से फिर यहाँ से निकालिएगा D6, फिर ये आ जाएगा D5, फिर ये आ जाएगा D4 D3 D2 D1, और ये आ गया आपका लास्ट D0। तो इसको आप चाहे तो डाटा बस लिख सकते हैं D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0, ये हो गई आपकी क्या, डेटा बस। ये क्या हो गया, ये हो गया लो ऑर्डर एड्रेस बस। देखिए सर्किट डायग्राम आपका पूरा हो गया। अब आप इसकी वर्किंग समझिए क्या होगा कि देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसको हम वर्किंग समझने के लिए हम एक मार्कर का कलर अलग ही ले लेते हैं ताकि इस समय कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक लैच यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। हम लोग एक लैच यूज़ कर रहे हैं, और क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एक यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये देखिए ये दिख रहा है लैच, और एक हम यूज़ कर रहे हैं ये एनेबल सिग्नल। ठीक, एनेबल सिग्नल और लैच यूज़ कर रहे हैं। द ALE सिग्नल इज कनेक्टेड टू द एनेबल G पिन ऑफ द लैच। तो ये एनेबल सिग्नल जो है ये देखिए इस लैच के इस G पिन से यहाँ पे कनेक्टेड है G पिन से। ठीक, एंड द आउटपुट कंट्रोल सिग्नल ऑफ द लैच इज ग्राउंडेड, और ये जो आउटपुट कंट्रोल सिग्नल है ये वाला, इसको हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इस फिगर में देखिए एक चीज क्लियर है कि व्हेन ALE गोज हाई ड्यूरिंग T1। अब आप जाइए उस टाइमिंग डायग्राम पे, पिछले वीडियो के टाइमिंग डायग्राम पे जाइए, आप देखिए कि जब T1 टाइम में ALE हाई है, वहां जाके देखिए ALE हाई है, तो क्या होगा, व्हेन द ALE इज हाई द लैच इज ट्रांसपेरेंट, दिस मीन्स दैट द आउटपुट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इनपुट डाटा। मतलब T1 में लैच ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी आउटपुट चेंज होगा इनपुट डाटा से। मतलब आप AD7 आप इनपुट करोगे, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग T1 द आउटपुट ऑफ द लैच इज 05H, यानी T1 में जो
लैच का आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो 05H होगा। यहाँ तक तो सही है। उसके बाद व्हेन द ALE गोज लो, जब ALE आप देखिए ALE जो है T2 में क्या हो गया, नीचे लो हो गया। When ALE goes low, the data byte 05H is latched until the next ALE, यानी कि देखिए ये 05 जो है ये तब तक लैच्ड हो जाएगा, टेम्पररी स्टोर हो जाएगा, ऐसे आप समझ लीजिए। इट इज लैच्ड, इट इज लैच्ड मतलब ये T1 के बाद ये तब तक लैच हो जाएगा, यही रहेगा जब तक कि ALE दोबारा हाई नहीं, दोबारा लो नहीं हो जाता। T1 में क्या है, अच्छा हाई है, सॉरी, दोबारा हाई नहीं हो जाता। तो जैसे ही ALE लो होगा ये स्टोर हो जाएगा, ये लैच हो जाएगा। कब तक के लिए, जब तक के लिए ALE सिग्नल दोबारा हाई नहीं हो जाता। When the ALE goes low, the data byte 05 is latched until the next ALE, and the output of the latch represent the low order address bus after the latching operation। ठीक, तो ये होता है इसके अंदर। क्लियर, तो यानी ये 05 आपका लैच रहेगा जब तक कि नेक्स्ट ALE हमारा हाई नहीं हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि उस दौरान ये जो बिट्स हैं आपकी, ये जो लोअर ऑर्डर बिट्स हैं, ये लो ऑर्डर एड्रेस बस की तरह, एंड द आउटपुट ऑफ द लैच रिप्रेजेंट द लो ऑर्डर एड्रेस बस A7 to A0। तो जब तक वो आपका ये ALE लो रहेगा तब तक ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं ये क्या शो करेंगी, लो ऑर्डर एड्रेस बस। और जैसे ये हाई होगा फिर से ये डेटा शो करेगा। क्लियर, तो इस तरह कोई मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इंटेल कंपनी ने, जिसने ये प्रोसेसर आपका 8085 बनाया, उन्होंने क्या किया, इंटेल हैज सर्कमवेंटेड द प्रॉब्लम ऑफ डीमल्टीप्लेसिंग द लो ऑर्डर बस बाय डिजाइनिंग स्पेशल डिवाइसेस सच एज 8155। तो इंटेल ने इसका एक इलाज और निकाला था। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने स्पेशल डिवाइसेस ही डिजाइन कर दी थी। ठीक है, उन्होंने 8155 जैसे आईसी नंबर था 8155, ये आईसी डिजाइन कर दी थी। इसमें क्या था, इसमें 256 बाइट्स ऑफ रीड राइट मेमोरी, बाइट्स ऑफ रीड राइट मेमोरी और प्लस इनपुट आउटपुट। ठीक है, विच इज कॉम्पेटेबल विद द 8085 मल्टीप्लेक्स बस। तो इंटेल कंपनी ने क्या किया था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर से कॉम्पेटेबल एक 8155 डिवाइस बना दी थी डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए। These devices internally demultiplex the bus. These devices internally demultiplex the bus using the ALE signal। तो ये जो उन्होंने डिवाइस बना दी थी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ALE एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल को यूज करके डीमल्टीप्लेक्सिंग वाला काम अपने आप ही कर देती थी। तो ये फायदा रहा इंटेल कंपनी के 8155 बनाने से। ठीक, सो अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे आपने ये जो अभी आपने पिछले स्लाइड पे हमने सर्किट डायग्राम बनाया है, और पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने टाइमिंग डायग्राम डिस्कस किया था उसमें आप एक चीज़ और देखिए जो ध्यान देने वाली पॉइंट्स हैं, वो ये है कि द मशीन कोड 4FH, जो 4FH मशीन कोड यानी 0100 और 1111, ये जो कोड था, ठीक है, is a one byte instruction that copies the content of the accumulator into register। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या था, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब था मूव C to A, मतलब एक्यूमुलेटर में जो डेटा था उसको रजिस्टर C में कॉपी कर देना था। 8085 microprocessor requires one external operation fetching a machine code from memory location 2005H। तो उसमें हमने ये भी देखा था कि 2005H मेमोरी एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन था उसको हमको फेच करना था। और टोटल ऑपरेशन क्या था जो डिस्कस चल रहा है कि फेचिंग करनी थी हमको इंस्ट्रक्शन की, उसके बाद उसकी डिकोडिंग करनी थी कि इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, और फिर उस
चीज को ऑपरेट करना था, एग्जीक्यूटिंग। तो टोटल जो ऑपरेशन था वो फेचिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन था। यानी कि टोटल ऑपरेशन में हमको 4 क्लॉक्स की जरूरत पड़ी थी। ये आप पिछले वीडियो को लेके चलिएगा तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। 4 क्लॉक्स की आपको जरूरत पड़ी थी और उसमें हमने मेंशन भी किया था T1, T2, T3, T4। वो टाइमिंग डायग्राम बनाया था ना इस तरह। ठीक, अब इसमें जो 2-3 छोटी-छोटी डेफिनेशंस हैं या समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? वो जो समझने वाली चीज़ें हैं, हालाँकि ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है, लेकिन ये पिछला लेक्चर, ये लेक्चर और इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर, ये आपको तीनों एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा कि क्योंकि बिकॉज़ दीज़ 3 लेक्चर्स आर इंटरकनेक्टेड। ये तीनों आप एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब इसमें छोटी-छोटी चीज़ रह गई है, जैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल एंड टी स्टेट। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो डाली जाए चैनल पे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।